हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और आपने देखा होगा कि किस तरह से पौधों में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा और भी हमने क्या पढ़ लिया? और हमने पढ़ लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 प्रकार उसके पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हिंदी में मृदुतक कहते हैं, कोलेन्काइमा स्थूलकोण ऊतक है और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक है। ये तीनों हमने पढ़ लिए। आज हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। यदि आपको किसी भी चीज को बहुत थॉरो याद करना है, बहुत थॉरो दिमाग के अंदर फिट करना है, तो आपको उसको कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ता है। यदि आप कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से क्या हो जाता है? वो याद हो जाता है। आज हम तीनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है? कंपैरेटिवली आपके दिमाग में एकदम पॉइंट्स बैठ जाएंगे और इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है? तो सामने देखते हैं। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार हमने पढ़े। पहला मृदुतक, जिसको कहा जाता है पेरेन्काइमा। फिर दूसरा हमने पढ़ा स्थूलकोण ऊतक, इसे कोलेन्काइमा भी कहा जाता है। फिर है हमने पढ़ा दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, दोनों को मिला दिया शब्दों को, दृढ़ और ऊतक को, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हुआ और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? अब देखिए, इसमें हमने पढ़ा था मृदुतक में ये कैसे आकार के होते हैं? ये गोल आकार के होते हैं और इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली भित्ति होती है, ठीक है? ये कैसे होते हैं? ये जीवित होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। ये जीवित होते हैं। यदि इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हो, तो इसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा पिछले वीडियो में देखा मैंने बताया था कि यदि इनमें क्लोरोफिल हो तो इसे क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा। ये शब्द मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आप क्लोरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यदि पेरेन्काइमा टिश्यूज में, पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल है तो उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। कोलेन्काइमा अलग है, कोलेन्काइमा अलग है और क्लोरेन्काइमा अलग है। क्लोरेन्काइमा पेरेन्काइमा का टिश्यू है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यदि अंतराकोशीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा हो, अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा। क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्यों? क्योंकि जो उसका स्पेस है वहां पर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। और ये जो ऊतक है ये किन में पाया जाता है? ऐसे पौधे जो प्लावी पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? प्लावी पौधे। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पेरेन्काइमा जो होते हैं गोल होते हैं, पतली भित्ति के होते हैं और उनमें अंतराकोश की अवकाश पाए जाते हैं, जो कुछ पेरेन्काइमेट्स में कम होते हैं और कुछ पेरेन्काइमा में ज्यादा होते हैं। जहां पर कम होते हैं उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन जहां पर ज्यादा हो उसे क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा। जो सामान्य पौधे होंगे उनमें सामान्य प्रकार का पेरेन्काइमा पाया जाएगा जिसमें छोटे छोटे एरेन बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होंगे। लेकिन जिन ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं, जिनको हवा में ऊपर पानी में तैरना है, जिनका हल्का रहना है, उनमें पेरेन्काइमा के बीच बीच में काफी गैप होता है और उसमें एयर पाई जाती है।
अतः उसे कहा जाता है एरेनकाइमा। हमने इसका तीसरा रूपांतरण पढ़ा था प्रोसेनकाइमा। यदि कोशिकाएं दब गई हो यानी लंबी हो गई हो, प्रेसन का मैंने आपको बताया था, प्रोसेन यानी दबा हुआ, जिसके जैसे सरसों है या मूंगफली है, इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, इसको प्रोसेस करके इसके अंदर का रस निकाला जाता है। तो रस मीन्स तेल, उससे तेल बनाया जाता है, तो इस क्रिया को प्रोसेसिंग बोलते हैं। यदि कोशिकाएं, अब इसका नाम प्रोसेनकाइमा, प्रोसेसिंग हो गई है, प्रोसेसिंग हो गई यानी वो दब गई है, गोल होना चाहिए था लेकिन वो दब गई है, लंबी हो गई है, उनकी जो लंबाई है वो अधिक है, उनकी चौड़ाई कम है, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेनकाइमा। लंबाई अधिक, चौड़ाई कम, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेनकाइमा। ये हमने इसके रूपांतरण पढ़ लिया। अब थोड़ा और समझ लें अपन पेरेनकाइमा के बारे में कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जितने भी कोमल भाग होंगे पौधे के, पत्ती से लेकर तने से लेकर जड़ तक, जहां पर भी कोमल भाग जैसे कि कॉर्टेक्स, उसमें ये मिलेगा। यदि एपिडर्मिस है उसमें ये मिलेगा, क्योंकि इस कोमल भाग में इसकी पत्तियां, इसकी जो भित्ति है वो इतनी पतली है कि उस पतली भित्ति के कारण ये पदार्थों का, अब देखिए इसमें मैं कार्य पर आ रही हूँ कि पतली भित्ति होने के कारण ये पदार्थों का आदान प्रदान कर सकता है, ये परासरण विसरण में तेजी से भाग लेता है, पानी के आदान, पानी और भोजन, खनिज लवण, सबका आदान प्रदान इसमें आसानी से हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं होंगी, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है, ऑक्सीजन को निकलना है और उसमें पानी को जाना है, वो सब में भी क्या पाया जाएगा, पेरेनकाइमा। क्या पाया जाएगा, पेरेनकाइमा। जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब विभाजित होती है तो सबसे पहले उनसे क्या बनता है, पेरेनकाइमा मृदुतक बनता है, जिसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, ज्यादातर ये गोल पाई जाती है, कभी कभी इनकी लंबाई, ये लंबी ज्यादा होती है और चौड़ाई में कम होती है। इनके अलग अलग रूपांतरण हो जाते हैं, जिसमें जैसे क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और प्रोसेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज द मदर ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा है, इसी में यदि इसकी वॉल्स लिग्निफाइड हो गई हैं, इनमें लिग्निन जमा हो गया है, सेल्यूलोज जमा हो गया है, तो क्या बन जाता है, कोलेनकाइमा। और अब डिफरेंस क्या है, इसमें ये लिग्निफाइड हो गई, इनमें लिग्निन जमा हो गया है और इनकी भित्ति थोड़ी सी मोटी हो गई है, अलग अलग टाइप से, या तो कोनों पर जमा है, कॉन्टेक्ट पर जमा हुआ है, तो उस समय में उसे क्या कहा जाएगा, स्थूल कोण ऊतक जो है इसे क्या कहा जाएगा, पट्ट ऊतक, फिर नालाकार ऊतक। इस तरह से अलग अलग उनके नाम दिए कि किस तरह से लिग्निन उसमें जमा हुआ है। तो कोलेनकाइमा की जो पहली कोशिका कौन सी होती है, जब वो जन्म लेती है तो पेरेनकाइमा ही होती है, और उसके बाद उसकी वॉल में जब लिग्निन या सेल्यूलोज जमा हो जाता है तब उसे कोलेनकाइमा कहा जाता है। अब कोलेनकाइमा ये कहाँ पाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया, पौधे के सभी कोमल भागों में, अधिकतर भागों में पेरेनकाइमा होता है। पौधे में जहां पर थोड़ी सी दृढ़ता की जरूरत है वहां पर ये पाया जाता है, कौन, कोलेनकाइमा। जैसे ये पाया जाता है, ये भी कैसी कोशिकाएं होती है, गोल होती है, ये भी कैसी होती है, पतली भित्ति की होती है और जीवित होती है। जीवित होती है मतलब इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। अब ये पाई कहाँ पर रहती है, तो मैंने आपको बताया सभी जगह पाई, अधिकतर जहां पर कोमल भाग होंगे, जहां पर पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है वहां पर ये पाई जाएंगी। ये कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ये जो है ये पाई जाती है कहाँ पर, ये पाई जाती है द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री मीन्स डाइकोटिलीडन्स, जो द्विबीजपत्री पौधे जिनके बीजों में 2 पार्ट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है, और ये एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती, द्विबीजपत्री में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री में ये बिल्कुल नहीं होती, पूरे
पूरे पौधे में ऊपर से लेके नीचे तक, एक बीजपत्री पौधे में जड़ से लेके आखिरी तक जितने भी पार्ट्स है, किसी में भी कोलेनकाइमा नहीं होता। और कहाँ ये नहीं पाई जाती? ये जड़ों में नहीं पाई जाती, जड़ों में नहीं पाया जाता, जड़ों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जड़ों में नहीं पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाई जाती है। कौन? कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत याद रखने लायक चीज है कि किसमें ये पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा साधारण ऊतक है, स्थायी ऊतक है जो जड़ों में नहीं पाया जाता, तो कोलेनकाइमा। कौन सा ऐसा साधारण ऊतक है जो एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता, तो कौन सा है वो? कोलेनकाइमा। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। ठीक, अब इनमें क्या क्या जमा होता है? जब मृदु तक की कोशिका भित्ति में भित्ति की संपर्क सतह पर लिग्निन या सेल्यूलोज जमा हो जाता है। लिग्निन ऑब्लिक सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज जमा हो जाता है। तो क्या बनता है? कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में, यदि यहाँ जहाँ कांटेक्ट में है वहां पर यदि जमा हो रहा है तो उसे, तब हम उसे कहते हैं कौन सा? कोणीय स्थूल कोण ऊतक। कोणीय स्थूल कोण ऊतक। और मैंने आपको पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया था कि यदि ये कांटेक्ट वाले सतहों पर जमा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें हम कोणीय स्थूल कोण ऊतक। यदि ये पूरी कोशिका भित्ति में चारों तरफ जमा हो, क्या जमा हो? लिग्निन, सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज, तब इसे क्या कहा जाएगा? तब इसे कहा जाएगा पट्ट स्थूल कोण ऊतक। पट्ट स्थूल कोण ऊतक। और यदि केवल ये कोशिका भित्ति बाहर है, उसमें केवल अंदर की तरफ जमा होता है, कोशिका भित्ति के बाहर नहीं, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पूरी कोशिका भित्ति को ढकते हुए जमा होता है, तब उसे हम कहते हैं अंदर की ओर जमा होने पर नालाकार या नालाकार स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। अब यदि आपको कोई बोले कि आपको एक तना दिया है, द्विबीजपत्री तना दिया है, और बोला गया है कि बताइए इसमें कोलेनकाइमा कहाँ है भाई? आपने बोला कि द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है कोलेनकाइमा, तो कहाँ पर है? कहाँ आप ढूंढेंगे इसको? तो बिल्कुल जो उसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के आप नीचे जाएंगे, जैसे ही आप एपिडर्मिस के नीचे जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कोलेनकाइमा। क्या दिखाई देगा? कोलेनकाइमा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों में कोलेनकाइमा हमें कहाँ मिलेगा? तो कहाँ पर मिलेगा? हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस हिंदी में उसे कहते हैं अधा त्वचा। और अधा त्वचा कहाँ पाई जाती है? बाह्य त्वचा मीन्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? हाइपोडर्मिस। और वो किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की। किसमें?
द्विबीजपत्री पौधों में। जड़ों में ये नहीं पाई जाती, एक बीजपत्री में पौधों में नहीं पाई जाती। चूंकि इसमें ये लिग्निफाइड है, अतः यह यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, जीवित है, जैविक कार्यों को करती है, संचय का भी कार्य करती है, और इसके अलावा ये क्या करती है, शिशु पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, थोड़ा सा ठोस आवरण प्रदान करती है। पत्तियों को, तनों को, सभी को थोड़ा सा ठोस आवरण प्रदान करती है। जो वॉस्कुलर बंडल है उनके आसपास भी ये कहीं कहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अभी हमने, कॉलेन काइमा। इसमें कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हैं ये भी मैंने आपको बताया, आप इसे याद रखेंगे। कॉलेन काइमा एंड क्लोरेन काइमा में दोनों में आपको क्या मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए और अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसको याद रखें कि क्या चीज का डिफरेंस है। अब इसके बाद में अगला जो हमें पढ़ना है, अब देखिए, और इसमें आप देखिए, इसमें और इसमें क्या समानता है, इसमें भी क्लोरोफिल हो सकता है, इसमें भी क्लोरोफिल हो सकता है, तो ये भी क्या कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, संचय ये भी करती है, संचय ये भी करती है, भोजन का दोनों ही संचय कर सकती है। फिर ये तनों और पत्तियों की उसमें पाया जाता है, इनमें विभाजन तो बिल्कुल भी नहीं होता, इनमें भी विभाजन नहीं होता, इनमें भी विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, दृढ़ ऊतक में। किस पर आते हैं, दृढ़ ऊतक में। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, दृढ़ ऊतक मीन्स वो बहुत दृढ़ है। अब बेचारा ये कोशिकाएं जो है, इस कोशिका में थोड़ा लिग्निन जमा हुआ तो स्थूल कोण बन गया, और यदि बहुत ज्यादा लिग्निन, सेल्यूलोज और पेक्टिन ये आकर कोशिका के अंदर घुस गया, कोशिका के जब अंदर घुस गया तो अंदर के जीव द्रव्य को उसने खत्म कर दिया, ये बेचारी दब दब कर, पदार्थों से दब दब कर मर गई। यानी ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, आजीवित। स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं आजीवित होती हैं और बहुत अधिक कठोर भित्ति की होती है, कठोर मोटी भित्ति। क्या जमा हो जाता है, लिग्निन जमा हो जाता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन इनमें जमा हो जाता है, जिनसे इनकी भित्ति कैसी हो जाती है, बहुत अधिक कठोर हो जाती है। अब इनमें होता क्या है कि जब अंदर की ओर लिग्निन जमा होने लगता है अंदर, तो उसके कारण इनमें जीवद्रव्य खत्म हो जाता है और इनकी ल्यूमेन, इनकी गुहा, इनकी कोशिका के अंदर का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है, बहुत ही कम रह जाता है। और ये कोशिकाएं पौधे के ऐसे भागों में पाई जाती हैं जो बहुत अधिक कठोर होता है। दृढ़ ऊतक ये दृढ़ बनाकर रखता है, किसको दृढ़ बनाकर रखता है, तने को दृढ़ बनाकर रखता है। जो इतने आंधी तूफान में पौधा कैसा रहता है, बिल्कुल भी खड़ा रहता है। और ये जब लिग्निन जमा होता है तो ये जो लिग्निन है ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल पत्थर के समान जाकर जम गया हो, ये परतों में जमा होता है और इनके बीच बीच में पिट्स, गर्त पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिससे नालियां होती हैं कि अंदर से बाहर जाने का रास्ता, बाहर से अंदर आने का रास्ता, मतलब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ जा सकता है, कोशिका अंदर से कोई पदार्थ बाहर जा सकता है। इनकी जो भित्ति होती है वो पूरी कॉम्पैक्ट ना होकर उनके बीच बीच में गर्त पाए जाते हैं। वो गर्त साधारण भी हो सकते हैं और ढके हुए गर्त भी हो सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको, पिछले वीडियो में आपको बताया था। अंतराकोशीय अवकाश बिल्कुल भी नहीं होते, इनमें अंतराकोशीय अवकाश होते हैं, इनमें अंतराकोशीय अवकाश थोड़े ढके होते हैं और इनमें तो बेचारों को बिल्कुल जगह ही नहीं होती कि कहीं पर भी अंतराकोशीय अवकाश हो। इवन इनमें कुछ कोशिकाएं तो इतनी दब जाती हैं कि उनकी जो गोलपन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और खत्म हो जाने के बाद उसमें से जो गोल आकार है वो लंबाई में बन जाता है, लंबाई में बदल जाता है। मीन्स कोशिकाएं लंबी और नुकीली हो जाती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली और बीच में पतली। ल्यूमेन बिल्कुल गायब, जो इनकी कोशिका भित्ति है उनमें साधारण गर्त पाए जाते हैं। इस तरह ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे
बिल्कुल नुकीले सिरों में बदल जाते हैं। अब कुछ कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किस में बदल जाती हैं, जो नुकीले तंतुओं में, उन्हें कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स। और ऐसी कोशिकाएं जो फाइबर्स के रूप में नहीं होती, गोल आकार में होती है, लगभग समान व्यास होता है, उनमें अंदर की ओर वो पाई जाती है। अब ये देखिए, मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि फाइबर्स जो है, तंतुमय कोशिकाएं, ये किस में पाई जाती हैं? ये जो ऐसे तने जिनसे हमको रेशे मिलते हैं, जैसे कि अलसी, पटसन, जूट, ये सब में रेशे मिलते हैं। नारियल का जो रेशा है वो रेशा नहीं है, वो रेशा नहीं है, वो जाइलम के रेशे नहीं है। जो जाइलम के रेशे हैं उन्हें कहा जाता है बास्ट। जो फ्लोएम से रेशे मिलते हैं उन्हें कहा जाता है बास्ट फाइबर, और जो जाइलम से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है कास्ट रेशे। कास्ट तंतु और बास्ट तंतु अलग अलग है। यदि वो जाइलम से बने हैं तो उन्हें कहा जाएगा कास्ट तंतु, और यदि वो फ्लोएम से बने हैं तो उन्हें कहा जाएगा बास्ट तंतु। इस तरह दोनों में डिफरेंस होता है। तंतु में भी दो प्रकार है। यदि जाइलम से बना है, आप देखिए, आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए कि नारियल की जटा है वो जाइलरी रेशा नहीं है, वो उसकी फल की भित्ति है। जो कपास है, कपास रेशा नहीं है, कपास तो उनके बीजों का कवर है। जो उनके बीज होते हैं, बेनोले जिन्हें कहा जाता है, उनका कवर है, वो रेशा नहीं है। उससे हम रेशा बना लेते हैं, लेकिन बने हुए रेशे जहां से निकलते हैं वो कौन से पौधे हैं? जैसे सन है, जैसे कि जूट है और अलसी है, ऐसी घास होती है। इनको क्या किया जाता है? इनको केमिकल में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, जिससे इनका जो सेल्यूलोज है, जो ये सब विघटित हो जाता है, जीवाणु इनको विघटित कर देते हैं, और उसके बाद इनको कूटा जाता है। कूट कर बाकी हिस्सा निकाल दिया जाता है, तब उनसे मिलते हैं हमें रेशे, और उनसे रस्सियां, जूट वगैरह, ये धागे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, ठीक है। अब दृढ़ कोशिका का जो दूसरा रूप है, जिसे हम कहते हैं अस्थिल कोशिकाएं भी कहते हैं, दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो फलों की कवरिंग बनाती है, बीजों की कवरिंग बनाती है, जैसे कि अखरोट, बादाम, इनका आपने सबने कवरिंग देखा ही होगा, बहुत ही कठोर होती है। तो वो भी किससे बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में भी फाइबर से नहीं, किससे बनी होती है? दृढ़ कोशिकाओं से। दृढ़ कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें बहुत अधिक लिग्निन पैक्टिन जमा है। बादाम का छिलका, अखरोट का छिलका बहुत कठोर है, बेरी की जो गुठली होती है उसका ऊपरी कवच, ये सब भी किससे बना होता है? अस्थिल कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कैसी होती है। शुरू में जब ये बनती है तब शुरू में जीवित, बाद में आजीवित, यानी इनके कोशिका द्रव्य का विघटन हो जाता है, और विघटन होकर ये कोशिका द्रव्य इनका खत्म हो जाता है। ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। कहाँ पाई जाती है? पौधे के कठोर भागों में, कठोर भागों में। अब जाइलम आपने पढ़ा, आप जब पौधा धीरे धीरे मोटा होता जाता है तो उस समय क्या होता है? जो उसका प्राथमिक जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, वो प्राइमरी जाइलम केंद्र की ओर जाता है, और जो द्वितीयक जाइलम बनता है वो धीरे धीरे बाहर की ओर जाता है। तो प्राइमरी जाइलम में जो स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए फाइबर तंतु होते हैं, वो धीरे धीरे रेशों के रूप में बारीक बहुत पतले परिवर्तित होते जाते हैं। तो तने का सबसे सेंटर का भाग आप देखेंगे बहुत कठोर होता है, वो पूरा का अधिकतम भाग जाइलम से बना होता है, और अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी उसमें आकर जमा हो जाते हैं, उसके द्वारा ये बनता है। तो जाइलम जो कोशिकाएं हैं, जाइलम की कोशिकाएं, वो चार प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं: वाहिका, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा।
तो जो जाइलम फाइबर वो किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर से बना होता है, और वही बीच में जमा होकर क्या करता है, तने को कठोरता प्रदान करता है। उसमें अन्य पदार्थ भी उसकी भित्ति में जमा होते जाते हैं, तना मोटा होता जाता है। तो जो फाइबर हमें मिलते हैं जूट के या सन के या अलसी के, ये वास्तव में किसके फाइबर्स होते हैं, या तो जाइलम के फाइबर्स होते हैं या तो फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं। जो जाइलम के फाइबर्स होते हैं काष्ठ तंतु, काष्ठ रेशे कहलाते हैं। जो फ्लोएम से बनते हैं उन्हें बास्ट तंतु कहा जाता है, बास्ट रेशे या बास्ट तंतु कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक जाइलरी रेशे है, एक एक्स्ट्रा जाइलरी रेशे है। जो एक्स्ट्रा जाइलरी रेशे हैं वो फ्लोएम से बनते हैं, और जो जाइलरी रेशे हैं वो किससे बनते हैं, जाइलम से बनते हैं। ठीक, तो दृढ़ोतक भी कितने प्रकार का है, एक तो है रेशे, इन्हें तंतु भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार कौन सा है, दृढ़ कोशिका। इसे कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो इसे अस्थिर कोशिका, कड़क कोशिका भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार में अलग अलग आपको बुक्स में अलग अलग टाइप से इनके नाम मिलेंगे। इन्हें स्क्लेराइड्स भी कहा जाता है। इंग्लिश में यदि हम देखेंगे तो इन्हें कहा जाएगा फाइबर, और इन्हें कहा जाता है स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, ये तंतु के समान नुकीले होते हैं, दोनों के सिरों पर नुकीले होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी लुमेन बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है लिग्निन पेक्टिन जमा होने के कारण। दृढ़ कोशिकाएं कैसी होती है, इनका शेप गोलाकार होता है, इनमें लिग्निन इस तरह से जमता है, और दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी जो इनकी भित्ति है उनमें गर्त पाए जाते हैं। ये गर्त दो तरह के हो सकते हैं, सरल गर्त भी हो सकते हैं, आच्छादित गर्त भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के गर्त होते हैं जिनसे पदार्थों, पानी या भोजन, इनकी जो नलिका इनके द्वारा बनती है उनके द्वारा यहाँ से वहां जा सकता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम में और जाइलम में, यानी तने के मुख्य बीज के भाग में पाया जाता है। जहां जहां पर भी पौधे में, पत्ती में, पत्ती की डंडी में यानी पर्णवृंत में, पुष्पवृंत में, जहां पर भी पानी और भोजन की सप्लाई होती है वहां पर जाइलम और फ्लोएम होगा, और यदि जाइलम और फ्लोएम होगा तो उसमें अवश्य ही फाइबर्स पाए जाएंगे। ठीक है, और दृढ़ कोशिका किसमें पाई जाती है, ये फलों के छिलकों में पाई जाएंगी। किसमें पाई जाएंगी, ये फलों के छिलकों में पाई जाएंगी। फलों को जो बीज है उसको ढकने का काम करेंगी, दृढ़ बनाकर रखेंगी। जो नारियल के ऊपर की कठोर भित्ति है उसको हम रेशे नहीं बोल सकते, वो जाइलम से नहीं बनी है। कपास के रेशों को हम नहीं बोल सकते, वो उससे नहीं बनी है। केवल नारियल का जो एक कवरिंग, जो ऊपर कठोर भाग है, उसमें क्या पाई जाती है, दृढ़ कोशिका, जिसको आप तोड़ते हैं जोर से मारकर, उसमें दृढ़ कोशिका होती है। अखरोट में, बादाम में ये पाई जाती है। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब ये करती क्या है भाई, ये क्या करती है, ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है। देखिए सिंपली धीरे धीरे आगे बढ़े। ये कोमल कोमल भागों में पाई जाती है, ये थोड़े से हार्ड भागों में पाई जाती है, और ये अत्यंत हार्ड क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी पौधे को अलग अलग प्रकार से काम करने की आवश्यकता होती है। पौधे का कोई भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, कोई भाग पौधे को जमीन में आधार देता है, कोई भाग पौधे को सीधा खड़ा रखता है, कोई भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, और सबके काम बटे हुए हैं। यदि सबके काम बटे हुए हैं तो सबका स्वरूप भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। जब स्वरूप अलग अलग है तो स्वरूप अलग अलग, स्वरूप मतलब जिनसे वो बना है मतलब किससे बना है, पौधे का हर पार्ट कोशिकाओं से, और कोशिकाओं के समूह जब मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊतक। अब पौधे के ऐसे भाग जो कोमल है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें क्या पाया जाएगा, पेरेन्काइमा। पौधे के ऐसे भाग जो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन थोड़े से कठोर है, उनमें क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा। और पौधे के ऐसे भाग जो केवल कठोरता प्रदान करते हैं,
तनाव दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, उनमें क्या पाया जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा में भी याद रखने लायक चीज क्या है कि पहले ये जीवित होते हैं, बाद में अजीवित हो जाते हैं। इनमें जो जितने भी तंतु कोशिकाएं की होती हैं वो दोनों सिरों पर नुकीली होती है, याद रखना। ल्यूमेन बिल्कुल भी नहीं होती, ल्यूमेन धीरे धीरे इनकी खत्म हो जाती है, कोशिका तब विघटित हो जाता है। और जब दोनों सिरों पर नुकीली लंबी कोशिकाएं होंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा? रेशे और तंतु। ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है काष्ठ तंतु। ये काष्ठ तंतु किससे बना होता है? ये बना होता है जाइलम फाइबर से, जाइलम से। और दूसरा होता है बास्ट तंतु। ये किससे बना होता है? फ्लोएम से। ये किससे बना होता है? फ्लोएम से बना होता है। ठीक। रेशे के भी 2 प्रकार हैं। काष्ठ तंतु ये जाइलम के रेशों से बना होता है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। बास्ट तंतु फ्लोएम के स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। दोनों में डिफरेंस है। किनमें पाया जाता है मैंने आपको रिपीट कर दिया। दृढ़ कोशिका, ये कोशिकाएं होती है जो अखरोट बादाम आदि के छिलकों पर पाई जाती है। इनसे तंतु का निर्माण नहीं होता। दोनों में ही कोशिका भित्ति में गर्त पाए जाते हैं। इनसे इनके द्वारा ही, जैसे जाइलम की जो वाहिनियां होती हैं उनमें भी जो ये जो फाइबर्स होते हैं इनके द्वारा वहां पर जल जा सकता है, वहां पर जल पहुंचता है और धीरे धीरे करके कहाँ पहुंचता है? ऊपर। तो ये ज्यादातर यांत्रिक सहारा देता है, पानी और भोजन के आवागमन में सहायता देते हैं। ये जो है ये भोजन निर्माण करता है, ये भोजन निर्माण करता है। इस तरह से हमें क्या करना है? इसको डिफरेंस के हिसाब से आपको याद करना है, याद रखना है, करना नहीं है। किताब लेकर रट्टा नहीं मारना है, हमें इसको क्या करना है? समझना है। इस वीडियो में मैं साथ साथ में आपको जो आपके बुक्स के डायग्राम्स हैं इनके, पेरेन्काइमा के, स्क्लेरेनकाइमा के और कोलेनकाइमा के, ये भी साथ में ही भेजूंगी। अभी तक के वीडियोस में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये अब आपको भेजा जाएगा ताकि आप इसको आसानी से और बहुत अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। डाउट्स हो तो मुझसे जरूर पूछिए। गुड बाय।